सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, जियोयान आखिरकार बोधिस्त्व एशियन ट्री के पास पहुंच चुका था। कई साल पहले इस बोधिस्त्व ट्री की सारी ऊर्जा एक फाइट गॉड ने सोख ली थी। उसके बाद वो बोधिस्त्व ट्री इतनी ज्यादा करप्शन एनर्जी से प्रभावित हुआ कि धीरे धीरे एक सूखा बेजान पेड़ बन गया जिसके पत्ते लगातार झड़ रहे थे। यह सब देखकर जियोयान की आंखें भी भर आई। वो इस पेड़ की मदद करना चाहता था, इसीलिए उसने अपने पास मौजूद बोधि सीड को रिफाइन किया, जिससे कुछ सूखे पत्ते फिर से जीवित ऊर्जा से चमक उठे। बोधिस्त्व ट्री को भी एहसास हो गया था कि जियोयान एक नेक दिल इंसान है और तभी उसके भीतर से कई हाई क्वालिटी बोधिस्त्व सीड्स बाहर निकल आए। जियोयान ने उन्हें रिफाइन करके पेड़ की जीवन शक्ति को धीरे धीरे रिकवर करना शुरू किया, लेकिन यह प्रोसेस बेहद थकाऊ थी। बोधिस्त्व ट्री ने भी उसकी मदद की, उसकी डूक्यू एनर्जी को रिकवर किया, जिससे जियोयान आखिरकार उस पेड़ को फिर से पहले जैसा बनाने में कामयाब हुआ। अब जियोयान बोधिस्त्व ट्री के नीचे अलाइनमेंट प्राप्त करने लगा था और उसका प्रोजेक्शन दूर तक नजर आ रहा था। इसे देखकर हुन्यू और जियो फेंग बेहद गुस्से में आ गए। वो किसी भी कीमत पर जियोयान को अलाइनमेंट प्राप्त करने से रोकना चाहते थे और उसी इरादे से दोनों उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़े। यह देखकर मेडुसा, जूनर, यूनियन और लिटिल फेई डॉक्टर बेहद परेशान हो उठी। आखिर वो अपने प्यार जियोयान को किसी के भी हाथों चोट कैसे लगने देती। चारों तेजी से आगे बढ़ी। जूनर गरजकर बोली, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे होते हुए जियोयान पर हमला करने की। उन्होंने अपने वार से तेज स्लेश छोड़े, मगर हुन्यू और जियो फेंग बच निकले और फिर से जियोयान की तरफ बढ़ने लगे। वो अब बहुत करीब पहुंच चुके थे, जिससे चारों की बेचैनी बढ़ गई। उन्हें डर था कि कहीं उनका हमला जियोयान के कल्टिवेशन में बाधा न डाल दे। जियो फेंग और हुन्यू ने अपनी पूरी पावर इकट्ठा की और एक साथ हमला करने लगे। तभी अचानक एक गोल्डन एनर्जी निकली, जिसकी शक्ति से दोनों कांप उठे, लेकिन संभलने का कोई मौका नहीं मिला और वो उस ऊर्जा से टकराकर नीचे जा गिरे। जमीन पर इतनी जोर से गिरे कि उन्हें कई अंदरूनी चोटें आई। सभी समझ गए कि बोधिस्त्व एशियन ट्री वास्तव में जियोयान की रक्षा कर रहा है। उनमें से एक प्रैक्टिशनर बोला, वाकई लड़का जियोयान आम इंसान नहीं है। अब जियोयान की हिफाजत के लिए चारों फियरसेल लेडी सामने आ चुकी थी। जियो फेंग और हुन्यू फिर उठे, मगर अब उनके चेहरों पर गुस्सा साफ झलक रहा था। लानत है, अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जूनर का गुस्सा तो अब से पार कर चुका था। यूनियन, लिटिल फेई डॉक्टर और मेडुसा तीनों भी उसके सामने खड़ी थी और लड़ाई के लिए तैयार। मेडुसा के चेहरे पर भी गुस्सा साफ नजर आ रहा था। जूनर आगे बढ़ने लगी, लेकिन तभी कमांडर किंग यांग ने उसे रोक लिया। उन्होंने कहा, तुम्हें इतनी जल्दबाजी में एक्शन नहीं लेना चाहिए। अगर हमने अभी हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब और हुन कबीले के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी तो मुझे डर है कि हमारी इस जंग से भाई जियोयान के कल्टिवेशन और एनलाइनमेंट में परेशानी आ सकती है। जूनर रुक गई, मगर उसकी आंखों में अब भी आग थी। वो बोली, अब तुम कुत्तों में से किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया तो उसका अंजाम सिर्फ मौत होगा। तभी एक घंटी की आवाज गूंज उठी। जियोयान अब एनलाइनमेंट के रीइंकार्नेशन स्टेज पर पहुंच चुका था और 100 लाइफ टाइम्स वाला रीइंकार्नेशन साइकिल एक्टिवेट हो गया। एक आवाज गूंजी, इस 100 लाइफ टाइम्स ऑफ रीइंकार्नेशन में तुम एक साथ कई इंसानी जीवन का अनुभव करोगे। अगर तुम एक बार सभी सांसारिक विचारों से मुक्त हो गए और समझ गए कि यह सब सिर्फ इल्यूजन यानी भ्रम है, तो तुम असल सच्चाई को देख सकोगे। हेवन एंड अर्थ एक भट्टी की तरह है। अगर तुम अपने इंसानी दिल को पिघला लोगे तो तुम इस दुनिया का असली चेहरा देख पाओगे। कई बार तुम इंसानी गुस्से से जले, गुस्से ने तुम्हें मजबूत बनाया। कभी तुम खुशी में डूबे रहे, कभी गम ने तुम्हें तोड़ दिया। हर बार तुम उन्हीं लम्हों में खो गए जहां तुम खुद को भूल बैठे। इसीलिए अब वक्त है उन सभी यादों से ऊपर उठने का। वो सभी यादें अब जियोयान के सामने थी। वो उन्हें महसूस कर रहा था, लेकिन तभी बोधिस्त्व ट्री की आवाज गूंजी, तुम्हें कुछ समय के लिए सब कुछ भुलाकर बेहोशी यानी अनकॉन्शियसनेस की व्यवस्था में जाना होगा। दिल की तमाम परछाइयों को मिटा दो और एक ऐसे मुकाम पर पहुंचो जहां ऐसा लगे जैसे तुम इस दुनिया से गायब हो गए हो। लेकिन अगर तुम इन तमाम यादों से चिपके रहे जिनमें तुम अपनी फैमिली के साथ खुश थे, जहां तुम्हारा जीवन आनंद में डूबा हुआ था, या फिर अपने जुनून के साथ आगे बढ़ रहे थे, तो समझ लो तुमने खुद को एक जाल में बांध लिया है। सिर्फ दिल की इस उथल पुथल
को पार करके ही तुम सुकून से एनलाइनमेंट प्राप्त कर सकते हो। तभी तुम इस रीइंकार्नेशन पाथ से बाहर निकलकर खुद को एक नए रूप में पा सकोगे, जहां तुम्हारे पास सच्ची समझ होगी और तुम कभी सांसारिक विचारों से परेशान नहीं होगे। हर जन्म में, हर जीवन में तुम्हें अपना दिमाग साफ और शांत रखना होगा, तभी इस लाइफ एंड डेथ साइकिल को पूरा किया जा सकेगा और तभी तुम इस अनंत काल के चक्र को पार कर पाओगे और शायद तुम एक सच्चे पावरफुल हाउस बन जाओ। बोधिसत्व ट्री की आवाज गूंजती रही, मगर जियोयान उन यादों में उलझा नहीं। उसने अपना पूरा ध्यान एलाइनमेंट पर केंद्रित किया और धीरे धीरे उसे ज्ञानोदय की प्राप्ति होने लगी। उसके शरीर के चारों ओर ऊर्जा का प्रवाह घूमने लगा और बाहर से उसके प्रोजेक्शन से तेज गोल्डन एनर्जी निकलने लगी, इतनी इंटेंस एनर्जी कि उसने पूरी जगह को रोशनी से भर दिया। सभी लोग हैरान रह गए। हुनयू अब अपनी ताकत रिकवर कर रहा था, मगर उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। वो गुर्राया, ये कमीना वाकई एनलाइटमेंट प्राप्त करने वाला है। उसका सब्र अब टूटने लगा था। जियो फेंग भी अपने साथियों के साथ जियोयान पर हमला करने की तैयारी में था। कमांडर किंग यान ने उनकी मंशा भांप ली। वो जूनर से बोला, इन कुत्तों के चेहरे देखकर लग रहा है कि हुन क्लैन और हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब अब जियोयान की कामयाबी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें बहुत सावधान रहना होगा। मगर जूनर, मेडुसा, लिटिल फेई डॉक्टर और यूनियन पहले लड़ने को तैयार थी। चारों एक साथ आगे बढ़ी जैसे एक अटूट शील्ड हो। उन्होंने अपना ऑरा फैलाया और किसी भी हमले का जवाब देने को तैयार हो गई। उसी वक्त जियोयान के भीतर से एक भयंकर एनर्जी वेव निकली, जिसने हुन क्लैन और हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के सभी सदस्यों को हिला दिया। जियोयान अब जाग चुका था। यह देखकर हुनयू और जियो फेंग दोनों घबरा गए। उसका प्रोजेक्शन धीरे धीरे उनके सामने उभर आया और उसकी पीठ के पीछे बोधिसत्व चक्र एक्टिवेट हो चुका था, जो प्योर बोधिसत्व सीड से बना था। जूनर ने जियोयान को देखा तो उसके चेहरे पर सुकून था। जियोयान अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका था। उसका ऑरा एक अजीब सा डर पैदा कर रहा था। वहां मौजूद दोनों प्रैक्टिशनर फुसफुसाए, वाकई इसके अंदर से निकलती ये ऊर्जा बेहद शक्तिशाली है। जियोयान ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वो जानता था कि ये दोनों कमीने जूनर पर हमला करने की सोच रहे थे। जियोयान की नजरें जैसे ही हुनयू पर पड़ी, उसका दिल कांप उठा। वो बोला, इस बच्चे की आंखें मेरे रोंगटे खड़े कर रही है। जियो फेंग ने गहरी सांस ली और कहा, ये अब वह इंसान नहीं रहा। बोधिसत्व एशियन ट्री के नीचे कल्टिवेशन के बाद ये बिल्कुल एक अलग ही शख्स बन चुका है। इतने में जियोयान के चक्र से वो प्योर बोधिसत्व सीड उभर कर सामने आए। जियोयान के हर कदम से हवा में फियर्स वॉइड क्रैक्स बनने लगे और इतनी तीव्र ऊर्जा लहरें उठी कि पूरा आसमान उन दरारों से भर गया। पल भर में जियोयान हुनयू और जियो फेंग के ठीक सामने आ खड़ा हुआ। उसकी मौजूदगी से जमीन तक कांप उठी। हुनयू बोला, ये लड़का मुझे एक असीम एहसास दे रहा है। ऐसी अनुभूति मुझे पहले कभी नहीं हुई। और तभी वो सभी बोधिसत्व सीड भी जियोयान के पास आ गए। हर एक सीड इतना शुद्ध, इतना प्योर था कि उसके सामने कोई भी खजाना फीका पड़ जाता था। वहाँ मौजूद दोनों प्रैक्टिशनर की आंखें चमक उठी। वास्तव में बोधिसत्व सीड्स हैं। हुनयू भी कहता है, यह तो काफी ज्यादा है और हर एक बीज बेहद हाई क्वालिटी का है। जियोयान उन तमाम बोधिसत्व सीड को अपने पास ले लेता है। हुनयू गरजते हुए बोलता है, जियोयान, फौरन ये सारे बोधिसत्व ट्री हमारे हवाले कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो आज तुम इस एशियन वेस्टलैंड रीजन से जिंदा बाहर नहीं जा पाओगे। जियोयान ने धीरे से आ भरी। ये कुत्ते वाकई खुद को शेर समझ बैठे हैं। वो बोला, मेरे हाथ में मौजूद हर एक बोधिसत्व सीड इतना पावरफुल है कि इससे 8वें दर्जे की मेडिसिनल पिल आसानी से रिफाइन की जा सकती है। और क्या वाकई तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा बेशकीमती खजाना तुम्हारे हवाले कर दूंगा? ऐसी बेवकूफी भरी बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? जियो फेंग बोला, हमने साथ मिलकर उन जानवरों की तेज लहरों का सामना किया। एशियन बोधिसत्व ट्री तक पहुंचने के लिए हमने हजारों मुश्किलें झेली, फिर भी तुमने सारे सीड्स अपने पास रख लिए। क्या ये इंसाफ है? हर कोई जानता था कि किसने किसका कितना साथ दिया था। जियोयान मुस्कुराया। उसने 5 बोधिसत्व सीड को अलग किया, पर वो सिर्फ उन्हें ललचाने के लिए था। उसने वो सीड्स यूनियन, लिटिल फेई डॉक्टर, जूनर, मेडुसा और कमांडर किंग यांग को दे दिए। उन्हें पाकर सबके चेहरों पर खुशी झलक उठी। सबने जियोयान का शुक्रिया अदा किया। कमांडर किंग यान काफी ज्यादा खुश हुआ। हाथ जोड़कर बोला, भाई जियोयान, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर जियोयान ने 2 और सीड्स निकाले और आगे बढ़ा। जियो फेंग और हुनयू को लगा कि वो उन्हें देने वाला है, पर उनकी उम्मीदों के विपरीत जियोयान ने वो सीड्स उन दोनों प्रैक्टिशनर्स को दे दिए जो अब तक उनके साथ थे। वो दोनों खुश होकर बोले, भाई जियोयान, आप वाकई बहुत उदार और
नेक दिल इंसान है। लेकिन इन सब से जियो फेंग और हुन्यू का गुस्सा और भड़क गया। जियोयान ने शांत लहजे में कहा, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? अगर लड़ना चाहते हो तो मेरा पंच कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जियो फेंग गुस्से से कांप उठा, पर हुन्यू मुस्कुरा दिया। उसे उम्मीद थी कि वह जियोयान को हरा सकता है। वो जहरीली मुस्कान के साथ बोला, अगर ये लड़का लड़ना ही चाहता है तो मैं इसकी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। आज ये मेरे हाथों मरेगा। इतना सुनते ही कमांडर किंग यान और चारों लेडी सामने आ गई। सभी लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। किंग यान गरजा, हुन्यू आखिर तू खुद को समझता क्या है? हमारे होते हुए इतनी लापरवाही करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? क्या तुम्हें डर नहीं कि हमारी गु क्लैन तेरे इस बेरहम रवैये को कभी माफ नहीं करेगी? हुन्यू हंसते हुए बोला, हमारे हुन कबीले ने तुम्हारे उस गु क्लैन को कब से चैन से आराम करने दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम तुमसे डरते हैं। और इसके साथ ही दोनों पक्ष आमने सामने आ खड़े हुए। हुन्यू ने कहा, जियो फेंग, मैं जियोयान से निपटूंगा, तुम बाकी सबको संभालो। जियो फेंग बोला, मैं कब से इस लड़के की ताकत आजमाने के लिए बेचैन था, लेकिन अगर भाई हुन्यू तुम इसे लड़ना चाहते हो तो मैं इसे तुम्हारे हवाले करता हूँ। और फिर दोनों तरफ से हमला शुरू हो गया। एक फियर्स फाइट भड़क उठी। हुन्यू गरजते हुए बोला, जियोयान, मुझे पता है कि वो तुओशी एशियन गॉड जेड का एक टुकड़ा अभी भी तुम्हारे पास है। आज मैं उसे जरूर ले लूंगा। जियोयान ने जवाब दिया, अगर हिम्मत है तो आओ और उसे छीनने की कोशिश करो। हुन्यू चिल्लाया, जियोयान, तू दिन ब दिन अहंकारी होता जा रहा है, लेकिन अब मैं तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा। वो तेजी से हमला करता है, पर जियोयान ने एक जबरदस्त पंच मारा। मुक्का इतना तेज था कि हुन्यू हवा में उछलकर दूर जा गिरा और उसके मुंह से खून निकल पड़ा। हुन्यू हैरान रह गया क्योंकि जियोयान अब 9 स्टार फाइट वेनरेट रियल्म के पीक पर पहुंच चुका था। जियोयान बोला, क्या तुम्हारे हुन कबीले की शक्ति बस इतनी सी है? हुन्यू गुस्से से आग बबूला हो गया। वो जियोयान को मार डालना चाहता था। वो अपने हुन क्लेन मार्क को एक्टिवेट करता है, एक दर्दनाक प्रक्रिया जिससे वो एक राक्षस की तरह बदलने लगा। जियोयान ने ताना मारते हुए कहा, तुमने अपने क्लेन टेटू का इस्तेमाल कर लिया, पर फिर भी तुम बस 8 स्टार फाइट वेनरेट के पीक तक ही पहुंचे हो। अब भी तुम्हारी शक्ति मुझसे लड़ने के काबिल नहीं है। रिप्लाई में हुन्यू कहता है, मैं कितना काबिल हूँ ये तुझे अभी पता चल जाएगा जब मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। वो चिल्लाया। सोल डिस्ट्रक्शन पाम तेज एनर्जी के साथ वॉइड में दरार पड़ी और वहां से 2 सोल हैंड्स बाहर निकले जो जियोयान को पकड़ लेते हैं। हुन्यू हंसते हुए कहता है, अब बोल जियोयान, तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, पर अब तू एक मरा हुआ मुर्गा बन चुका है जिसका टेटुआ मेरे हाथों में है। पर जियोयान ने दोनों सोल हैंड्स को अपने हाथों से रोक रखा था। वो गुस्से में कहता है, मैंने कहा था ना तू कमजोर है, और अपनी सोल पावर से उन दोनों हाथों को नष्ट कर देता है। इसके बाद वो 3000 मूवमेंट एक्टिवेट करता है। इतनी तेजी से आगे बढ़ता है कि हुन्यू देख भी नहीं पाता, और फिर एक जबरदस्त ऑक्टेन ब्लास्ट पाम उसके सीने पर वार करता है। हुन्यू जमीन से जा टकराता है। इस बीच जियो फेंग और उसके साथी भी हार चुके थे। जियोयान के ग्रुप में किसी को एक खरोच तक नहीं आई थी। जियोयान बोला, उन कबीले और एवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के युवा योद्धा यहाँ मौजूद है, इसलिए बेहतर होगा कि मैं तुम सबको हमेशा के लिए दफन कर दूं। लेकिन तभी एक भयानक आवाज गूंजी, बोधिस्थ स्पेस अब कोलैप्स कर रहा है, यानी सब कुछ ढहने वाला था। और इसी के साथ एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।